गलत दिया हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके मतलब सर उसमें आंसर 25-25 था, लेकिन आंसर उसमें 10 और 35 दे रहे थे। एक मिनट अभी देखते हैं तो। Yes, sir. There was such a question. कौन सा क्वेश्चन था? सर वो क्वेश्चन कॉइन वाला क्वेश्चन था, उसमें एक ओके हाँ, मिस्टेक हो सकता है उसमें, मिस्टेक हो। हाँ ठीक है, 35 आंसर है ना उसका? नो सर, उसमें 25-25 आंसर है। एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है? 35-25? सर 25-25। सर 25-25। हाँ ठीक है, वही आंसर सही है, वही आंसर सही है। किसी बच्चे ने पूछा भी था मुझसे। ठीक है, ओके, सही आंसर है, उसमें मिस्टेक है। हाँ उसमें मिस्टेक थी। अब स्टार्ट करते हैं क्लास, और वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं आज। ये रहा आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5, और सीधा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे जंप कर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 का पहला क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों क्या होता है, कई बच्चों को पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं फिर से अपनी तरफ से रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि इसमें आपको सिचुएशन दी हुई होती है जिसमें दो अननोन पार्ट्स होते हैं, दो अननोन क्वांटिटीज होती हैं जो आपको फाइंड आउट करना होता है वर्ड प्रॉब्लम में, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। तो वो अननोन क्वांटिटीज को आप एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हो, और उसके बाद आप इक्वेशंस बना करके, दो इक्वेशंस बनेंगे, कैसे भी करके आप उसमें दो इक्वेशन बनाओ, सेंटेंसेस को पढ़ के, और दो इक्वेशंस को बना के फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। फिर आपको वो अननोन क्वांटिटीज जो है वो निकल के आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ बच्चों ने कर रखा होगा ऑलरेडी, मैं श्योर हूं, तो उनके लिए तो डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन मैं जिन बच्चों को पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनो ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। आप अंदाजा लगाओ, एक सिचुएशन आप क्रिएट करो जिसमें कि आप सोचो कि आप हॉस्टल में हो और आपके ना कुछ मंथली चार्जेस वो फिक्स है, और ये कह रहा है कि रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, एक तो चार्ज फिक्स चार्ज हो गया भाई, कुछ तो चार्ज उसको फिक्स पे करना ही करना है, और उसके बाद डिपेंड करता है कि एक दिन का चार्ज अलग से है। ठीक है, मतलब हॉस्टल में गए, एक फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना है आपको, मान लो एक्स अमाउंट पे करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, लेट फिक्स्ड अमाउंट बी एक्स, और पर डे चार्ज, पर डे खाने पीने का जो चार्ज होता है, पर डे चार्ज जो है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा y है। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये दो अननोन चीजें हो गई। ठीक है, अब ये x और y हमें फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड होगा? तो ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जो इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज हैज टू पे द 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज व्हेयरएज बी स्टूडेंट, ये सारी बातों को ना दो छोटे छोटे इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें एक्चुअली यही हमारा टास्क है इस क्वेश्चन में। तो आप पढ़ो इसको और फिर उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। क्या कह रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बच्चा ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज एंड शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, और दूसरा बच्चा बी है जो कि 26 डेज तक खाना खाती है और 1180 रुपए उसको पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि बच्चा ए जो है, ए के लिए, है ना, ए कितना पे करती है? ए पे करती है, ए पेज 1000 फॉर 20 डेज। ठीक है, तो भाई पहली बात यह है कि ए को क्या क्या पे करना पड़ेगा? सबसे पहला तो फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, एग्री, और 20 डेज के लिए पर डे वाई रुपीज के हिसाब से 20 वाई रुपीज पे करना पड़ेगा। तो यही तो चार्जेस हुए ना टोटल, एक फिक्स चार्ज और एक 20 दिन खाने पीने का चार्ज, 20 वाई, है ना, एक दिन का वाई रुपीज है तो 20 डेज का 20 वाई होगा, तो एक्स प्लस 20 वाई, और यही तो क्वेश्चन में दे रखा है 1000 रुपीज। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हमने क्या किया, इस सेंटेंस को क्रैक कर दिया, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फॉर फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। ये इस सेंटेंस को, यहां तक के सेंटेंस को हमने क्रैक कर दिया है, ये कन्वर्ट कर दिया, छोटा सा इक्वेशन बना दिया। और बी के लिए, और बी कितना पे करता है या करती है? बी पेज 1180 फॉर 26 डेज।
मतलब वो ज्यादा दिन रुकी हुई है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितना हुआ भाई एक्स, तो फिक्स चार्ज इसको भी पे करना है। ये तो सभी बच्चों पे अप्लाई होता है कि फिक्स चार्ज तो सबको देना है। और क्योंकि ये बच्चा 26 डेज के लिए रुकी हुई है, खाना खा रही है, तो फिर ये 26 वाई भी ऐड हो जाएगा इसमें, ये फिक्स चार्ज और ये प्लस जितना उसने कंज्यूम किया है वो, और ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया बेटा 1180। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशंस जो आपके पास आए हैं बच्चों, इन दोनों ही इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, जो प्रोसेस जैसे भी आपको अच्छा लगे, एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहे सर सब्स्टिट्यूशन। सर एलिमिनेशन ज्यादा एलिमिनेशन इजी से है। इजी होगा, क्योंकि क्या सर कह रहे हो? 6y इक्वल, सर एलिमिनेशन ज्यादा इजी है क्योंकि सर 6y इक्वल टू हाँ 180 आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, एलिमिनेशन ज्यादा इजी होगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि एलिमिनेशन इस केस में अगर हम बात करें तो बेटा बहुत ही आसान होगा। आप सीधा सीधा क्या करो, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, तो देखो क्या होगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो एक्स में से एक्स माइनस होकर के 0 बन जाएगा, और 26 में से 20 को माइनस करेंगे, 26 में से 20 को माइनस करेंगे बेटा तो क्या आएगा 6y आएगा, और 1180 में से 1000 माइनस होगा, 1180 में से 1000 माइनस होगा तो क्या मिलेगा 180। तो सीधा सीधा यहाँ से y कितना आ गया 30। कैसे भाई 180/6, 180/6 क्या होता है बेटा 30, तो y 30 आ गया। लेकिन ये y हमने क्या लिया हुआ था, y हमने लिया हुआ था पर डे का चार्ज, पर डे जो खाने पीने का कॉस्ट है ना वो 30 रुपया। ये जेएनयू हॉस्टल लग रहा है, जेएनयू में इतना सस्ता मिलता है, ठीक है। और x इसमें पुट कर दो वैल्यू, पुट दिस वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, तो हमें और वैल्यूज मिल जाएंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या मिलेगा बेटा 1000 माइनस, फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान से देखो, ये 1000 माइनस 20y है x की वैल्यू, मतलब 1000 माइनस 2 टाइम्स y, 2 टाइम्स y का मतलब 60 रुपीज है ना, 2 इंटू 30, 2 इंटू 30, y तो 30 निकाला है तो 940, तो x की वैल्यू 940 आ गई। आई सर वो होप, 21 सर 20 × 30। ओ सर सॉरी, 20 × 30 होगा ना 600। यस सर। ओ हो सॉरी सर सॉरी, 600 होगा ना। 600 कितना आ गया फिर 400। 1000 माइनस 600, 400 आ जाएगा। तो तो लास्ट में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये भी लिख दो कि देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 400 रुपीज, 400 एंड पर डे चार्ज इज इक्वल टू 30, ठीक है। सर हाँ बोलो। यस सर अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिखते हैं तो फिर हमें सर हमें ये स्टेटमेंट लिखने, अगर हम डायरेक्टली एक्स और वाई को हाईलाइट कर देते कि एक्स इज इक्वल टू, और सर ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखते फिक्स चार्ज, तो सर तब भी उसके मार्क्स कट सकते हैं। नहीं मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन ये लास्ट में स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है, ठीक है। मार्क्स नहीं कटते हैं वैसे, नंबर दे देते हैं, लेकिन ये लिखना मेरे ख्याल से अच्छा रहता है, ये सेफ है ना। यस सर, सर हमारी मैम ने कहा था मार्क्स कट सकते हैं। ये लिखना चाहिए। अब हम लोग बच्चों बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं, और ये देखो, ये सेकंड पार्ट है इसका। ये रहा सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करो और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। सर मुझे फ्रैक्शन वाले में दिक्कत होती है इन वालों में।
कई बच्चों ने आंसर लिख दिया है इसमें। जब कभी भी क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड है तो फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। क्या काम करेंगे इसमें, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या होगा बेटा यहाँ से, ऑब्वियसली x बाय y। न्यूमरेटर को हमने x लिया हुआ है, डिनोमिनेटर को y लिया है, तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, फ्रैक्शन आपका आ जाएगा y। ठीक है। अब इसमें देखो, आप क्वेश्चन को डिकोड करो, जो भी मतलब जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसको हमें दो इक्वेशंस में, दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ है ना, इसको हमें दो इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे होगा, वो हमारे कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस से होगा। एक दो बार पढ़ेंगे सेंटेंस को तो हमें समझ में आ जाएगा, फिर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1/3 हो जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, कब, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो यहां तो डेनोमिनेटर के बारे में कुछ बोला नहीं ना इसने सेंटेंस में, मतलब डेनोमिनेटर को वो नहीं छेड़ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, न्यूमरेटर हमारा x है, और x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें कुछ बोला तो नहीं है कि डिनोमिनेटर में से भी 1 सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं बोला है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, और फ्रैक्शन जो है ये 1/3 बन जाता है। यही तो बोला कि भाई तुम अगर न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हमारा न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था। कह रहा है न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और डिनोमिनेटर के बारे में कोई बात नहीं की गई है पहले सेंटेंस में, यहाँ पर छोटे जो कह सकते हैं कि सेंटेंस के पहले पार्ट में, तो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे y। ठीक है, और ये तो कह रहा है कि फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, मतलब फ्रैक्शन फिर वो माइनस करने के बाद 1/3 बन जाएगा। यहां से आप क्या करोगे, इक्वेशन बना, अभी इक्वेशन बना नहीं अच्छे तरीके से, हालांकि कह सकते हैं इक्वेशन बन गया, बट अच्छे तरीके से नहीं बनाया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब इक्वेशन बनेगा। तो क्या होगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 3x - 3 इज इक्वल टू y। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x - y इज इक्वल टू 3। 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ही बात थोड़ी लिखी है, एक और बात लिखी हुई है। देखो क्या दूसरी बात क्या लिखी हुई है, it becomes 1/4, it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। अब इस दूसरे पार्ट में, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में कह रहा है कि फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है जब डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं। तो इस पार्ट में, सेंटेंस के इस पार्ट में न्यूमरेटर पे कोई कमेंट नहीं किया गया है, मतलब न्यूमरेटर जो है x का x ही है, बट डेनोमिनेटर y + 8 हो गया, और कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है वो 1/4 बन जाता है। ये रहा आपका इक्वेशन। आई होप ये क्लियर है। तो यहां से भी एक इक्वेशन, हाँ यहां से भी एक इक्वेशन मिलेगी हमें, क्या बेटा, 4x इज इक्वल टू y + 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सभी बच्चे जानते होंगे कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो यहां से बेटा 4x - y आपको क्या मिल जाएगा, 8, सेकेंड इक्वेशन। अब तो यहां से कह सकते हैं कि बहुत ही एक हलवा क्वेश्चन हो गया, नहीं कि इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। आई थिंक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, नहीं सेकेंड में, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को, मतलब 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो x आएगा, और -y में से -y माइनस कर रहा है तो कैंसल आउट हो जाएगा, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ गई, और यहीं को इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो 3x 3 टाइम्स 5 - y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका। ये क्या किया समझ में आया ना, यहाँ पर ये स्टेप में, इस स्टेप में हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट कर दी है x की 5 यहाँ पर, है ना।
तो आपका 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और बच्चों ये 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यूं कहें कि माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 12 हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 15 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। ओहो जगह कम पड़ गया, रुको एक मिनट, ये रहा। और फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 5। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, फ्रैक्शन हमारा आ गया 5/12। तो यही आंसर था, यही वो फ्रैक्शन था 5/12 जो कि इन दो सेंटेंसेस को, इनफैक्ट एक सेंटेंस में दो पार्ट जो दिए हुए हैं इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कि आप इसमें कह रहा है कि डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा था कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर में से, 5/12 के न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4/12 हो जाएगा। और 4/12 तो 1/3 होता ही है, लिखा भी है क्वेश्चन में, आप देखो 1/3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो 5/20, 5/20 का मतलब 1/4, तो 1/4 बन गया, है ना। यही 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 बातें कही गई थी जो कि वेरीफाई भी हो रही है। तो आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको। नहीं समझ में आया तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये रहा आपका थर्ड पार्ट। एक मिनट, सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे, सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे। मुझे लगता है कुछ बच्चे ट्राई कर भी चुके होंगे, पहले से ही करके बैठे होंगे। तो एक बार फिर से कर लो, और क्या कह सकते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन, ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करना है इसमें। The total number of questions 20. बंटी
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। यस सर, अब आ रही है। यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने ये 4 मार्क्स मान लो आपको सही ना मार्क सही आंसर देने के लिए मिलते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो ऑब्वियसली आपको 40 मार्क्स सही मार्क्स के लिए मिलेंगे, सही क्वेश्चन करने के लिए। और मान लो कि 1 नंबर कट जाता है गलत आंसर देने के लिए और 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 5 into 1 5 क्वेश्चन क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, 5 मार्क्स माइनस हो जाएगा ना, तो आपको अल्टीमेटली 40 - 5 35 मार्क्स मिलेंगे। तो यही बात है यहाँ पर कि 10 क्वेश्चन आपने अगर सही किया हुआ है तो 10 मार्क्स मिले, 10 into x, और 5 गलत किया हुआ है तो 5y माइनस हो जाएगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो इस बात को, कि 40 मार्क्स उसको पहले मिलते हैं, मतलब उसको 40 मार्क्स मिलने हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है। अब कितने सही किए कितने गलत किए ये देखते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अच्छा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स फॉर डिडक्टेड। अच्छा ठीक है, वही है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि लेट यश answered x questions करेक्टली उसने आंसर दिए हैं, एंड y क्वेश्चंस इनकरेक्टली, ठीक है। y क्वेश्चन उसने गलत कर दिए हैं और x क्वेश्चन उसने सही किए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है भाई। सही के लिए, पहले केस में सही के लिए जो है 3 नंबर मिलने थे, मतलब 3x, और 1 नंबर कटना था, माइनस होना था, ठीक है। और y क्वेश्चन क्योंकि उसने गलत किए हुए हैं तो और 1 नंबर उसमें से माइनस होना है तो 1 into y क्या होता है बेटा, y ही होता है। और माइनस क्यों किया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ना, माइनस हो रहा है ना नंबर में से, टोटल में से। और यही दिया हुआ है कि उसको 40 नंबर मिले हुए हैं तो यही आपको 40 दिया हुआ है। ये पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको डिकोड करो। उसके बाद जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। 4 नंबर अगर सही के लिए दिया जाता तो कितने उसको मिलते, 4 times x, क्योंकि उसने x क्वेश्चन सही किए हुए हैं। और 2 मार्क्स कटते उसके गलत आंसर के लिए, मतलब 2y, ठीक है। 2 मार्क्स अगर कट जाते तो उसने y क्वेश्चंस गलत कर रखे हैं, हमने एज्यूम किया हुआ है ना कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, तो y क्वेश्चंस उसने गलत किए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए उसको 2-2 नंबर कटना था तो -2y हो जाएगा। 4 मार्क्स सही के लिए मिल रहा था तो 4x - 2y। तब कह रहा है कि उसको ना 50 नंबर मिलते, 50 मार्क्स मिलते, मतलब 4x - 2y जो है 50 हो जाता। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इनफैक्ट सेकंड इक्वेशन को हम 2 कॉमन लेकर के कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये 2x - y = 25 भी लिखा जा सकता है। सेकंड इक्वेशन कैसे भाई, दोनों तरफ क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। आई होप ये समझ में आया होगा सेकंड इक्वेशन को हमने कैसे ये लिख दिया। दोनों तरफ, यस सर। दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया है सेकंड इक्वेशन में बेटा, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कह सकते हैं कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया है, कॉमन लेकर के। अब ये, हाँ सर आपने वहाँ पे कॉमन लिया ना? हाँ कॉमन लिया, वही तो कहते हैं। ओके सर। ये सब चीज समझो बेटा अच्छे तरीके से। कॉमन लेना, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 25 पे जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी मैं जब बोलता हूं ना तो ये भी समझना तुम लोगों को जरूरी है कि 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी यही तो आएगा, 2x - y = 2 से 2 कैंसिल = 25। एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, यहां से भी वही आएगा, ठीक है। इस चीज को समझो। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन 2x - y = 25, और फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y = 40। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा देखो, 3x में से 2x माइनस होगा, क्या मिलेगा हमें, x, और -y में से -y माइनस होना है तो क्या मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। ऐसे अगर आप जनरली आप लोगों को आदत इस चीज की लगी होगी, 3x - y = 40 और फिर 2x - y = 25, तो ये माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फर्स्ट -2 कर रहे हैं हम लोग,
और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x, और ये आ जाएगा 15। तो x आ गया 15, मतलब उसने सही क्वेश्चंस कितने किए हैं, 15, ठीक है। और x की वैल्यू इसी में रख देंगे, क्या नाम है, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40 और 45, क्योंकि 3 इंटू 15 क्या होता है, 3 इंटू 15 क्या होता है 45, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 40 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, -5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट में मुझसे मत पूछो कि कैसे आ गया, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो कैलकुलेशन पार्ट। Yes, sir. x की वैल्यू आ गई, फिर दूसरे इक्वेशन में रख के हम आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x निकल गया, y निकल गया। तो x क्या था, x था नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने करेक्टली किया हुआ है, और y जो है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इनकरेक्टली किया हुआ है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे उसमें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, जो सही किया और जो गलत किया, 20 टोटल, है ना। 15 सही किए और 5 गलत किए, इसका मतलब 20 क्वेश्चंस थे उस पेपर में टोटल। यही पूछा गया, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, उसने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। आई थिंक अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इसमें, इसमें लिखा होना चाहिए था कि उसने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सही से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ये लिखा लिखा हुआ नहीं है वैसे, लेकिन हमें अज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आ गया। सर लेकिन उससे मतलब होगा हमें, मतलब नहीं होगा तब, मतलब सर तुम खुद ही टेस्ट देते हो, तुम खुद टेस्ट देते हो, तुम्हें तो पता ही है ना, वो मल्टी ये नेगेटिव मार्किंग वाले टेस्ट देते हो, उसमें पता नहीं चलता है तुम्हें। कुछ क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे तो उसको तो अटेम्प्ट काउंट करेगा ही नहीं वो, सर उसमें 0 मिलता है। लेकिन सर हमें तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्वेश्चन ना। पेपर में कितने क्वेश्चन है वो बताना है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में कितने पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, तो उसने 15 सही किए हैं और 5 गलत किए हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है, हो सकता है उसमें 25 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही ना किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वो चलो यहाँ पर रूल आउट कर देंगे, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर अंडरस्टूड सी बात है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे ने या तो क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ऐसा मानना पड़ेगा हमें। तो आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये लो, फोर्थ पार्ट। सर आपकी स्क्रीन विजिबल। कई बच्चों को आंसर याद है, तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में एज इट इज लिख दिया है, पहले से ही सॉल्व किया होगा उन्होंने डेफिनेटली। तो मैं Yes, sir. समझ रहा हूँ। हाँ, आंसर लिख रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो ना। मैंने कहा था अगर किया हुआ है तो भी ट्राई करना चाहिए आपको, नहीं कर रहे हो, कोई ट्राई बात किया है। नहीं, किया है, अच्छा ठीक। ठीक है, तो फिर अब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मॉड्यूल से क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी बच्चे ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं फोर्थ क्वेश्चन और उसके बाद फिफ्थ भी, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा।
ओके, ज्यादातर बच्चों ने आंसर दे दिया है, आंसर लिख दिया है कमेंट बॉक्स में। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनके लिए डिफिकल्टी हो रही है समझ में नहीं, जिनको आ रहा है तो एक बार ध्यान से देख लो। बेटा माइक बंद करना, किसका माइक ऑन है? देखो बच्चों, इसमें ध्यान से समझना आप लोग, मेरे ख्याल से टफ नहीं है, लेकिन कई बार बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, दोबारा डाउट पूछने आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी दो प्लेसेस हैं जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये रहा ए और ये रहा आपका बी। देख पा रहे हो ऊपर में टॉप पे जो फिगर बना हुआ है ए और बी, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। ए और बी दो प्लेसेस हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। कह रहा है पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली इसमें भी फिर से वही दो अननोन्स होंगे, दो अननोन को हम एक्स और वाई एज्यूम करेंगे और फिर हमें वो अननोन में इक्वेशंस बनानी होंगी। सेंटेंसेस को समझ के क्रैक करके उसको हमें दो सिंपल इक्वेशंस में, इतने लंबे चौड़े भाषण को हमें कन्वर्ट करना होगा दो इक्वेशंस में, और फिर उसको सॉल्व करके हमें अननोन फाइंड करना होगा। तो अननोन क्या है वो भी समझ लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ए कार जो है, देखो बेटा यहां पर एक कार है ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और वो बी, और बी एक कार है यहां पर दूसरे, देख सकते हो यहां से। ये दोनों ना एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। एक ही डायरेक्शन का मतलब है कि ए बी का पीछा कर रहा है, एक तरह से देखें तो बी आगे की तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड राइट में जाएगा, तो ए भी राइट में ही जाएगा। मतलब बी राइट में जाएगा तो ऑब्वियसली ए राइट में जाएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर बी फ्रॉम सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स। भाई डिफरेंट स्पीड तो होना ही चाहिए, तभी तो मिल पाएंगे। दे मीट इन 5 आवर्स। अगर दोनों सेम स्पीड से जाएंगे तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, फिजिक्स का है ना रूल होगा, तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियसली ए को ज्यादा तेजी से चलना पड़ेगा, ए की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ए की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो बी को पकड़ लेगा 5 घंटे में। ठीक है, तो अच्छा दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? दूसरा सेंटेंस मतलब दूसरा सिचुएशन जो हमें दिया हुआ है बच्चों, वो ये कि इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, मतलब ए बी की तरफ जाएगा और बी ए की तरफ आएगा। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर ए बी की तरफ जाएगा और बी ए की तरफ आएगा, दोनों जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो डी पॉइंट पे, अभी बेटा एक सेकंड के लिए ना बीच में आप मत बोलना क्योंकि उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता हूं मैं, तो मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दो फिर आप बताना। तो ये डी पॉइंट पे मान लो कि आके मिल जाते हैं। पहले केस में क्या था कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दोनों राइट में जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हो आप दोनों राइट में जा रहे हैं। तो दोनों राइट में अगर जाएंगे तो मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे जाके वो मिल जाते हैं। ऑब्वियसली सी पॉइंट पे जाके मिलेंगे तो ए बी से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ए पहले तो 100 किलोमीटर जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो तो चलेगा ही चलेगा, ए बी तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर। उसके बाद भी थोड़ा आगे तक जाएगा और बी तब तक थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो वहां पे जाके दोनों सी पॉइंट पे सपोज मिल जाते हैं। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो मान लो डी पॉइंट पे आके मिल जाते हैं दोनों। ठीक है, डी पॉइंट पे आके दोनों मिल जाते हैं। ओके, एक सेकेंड। क्लास में हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो उस केस में डी पॉइंट पे मिल जाते हैं। अब हमें ये करना क्या है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहला काम तो बेटा हम ये करेंगे, ये बहुत ही आसान है। आपको ना ये फिजिकल कंडीशन आपको समझनी यहां पर जरूरी थी। ठीक है, फिजिकल कंडीशन की क्या क्या हो रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ए बी की तरफ जा रहा है, बी जो है मतलब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब राइट में चल रहे हैं, तो सी पॉइंट पे सपोज आके मिल जाएंगे वो। दूसरा कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, बी ए की तरफ आएगा ए और ए बी की तरफ जाएगा, तो मान लेते हैं डी पॉइंट पे मिल जाते हैं। तो ये सिचुएशन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस चीज को समझो कि सबसे पहले तो जो दो दो अननोन्स हैं उन अननोन्स को हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार which starts from A is equal to x किलोमीटर पर आवर।
आई होप ये समझ में आया होगा कि जो कार ए से स्टार्ट कर रहा है, ए तो प्लेस का नाम है ना, इसीलिए मैंने कह दिया कि द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार which starts from B is equal to y किलोमीटर पर आवर। ये हमने अजूम कर लिया, ठीक है बेटा। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो देखो क्वेश्चन समझना मेरे ख्याल से ज्यादा टफ नहीं होगा। ध्यान से देखना, पहला केस है कि आपको कहा जा रहा है ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। देख पा रहे हो ये वाला सिचुएशन, ये जो सेकंड फिगर बनाया हुआ है मैंने, और 5 घंटे में दोनों मिल जाते हैं। तो एक बात बताओ, जब ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और 5 घंटे में वो कितना चलेगा? 5 घंटे में वो कितना चलेगा? 5 घंटे में कितना चलेगा बेटा? ये 5x। आई होप क्लियर है ये। और b कितना चलेगा 5 आवर्स में? 5y, है ना। और ध्यान से सुनना, ए को सी तक पहुंचने में, जो मतलब ये सी कह सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन है यहां पर, तो ए सी तक पहुंच गया है और ये ए से सी तक में डिस्टेंस कितना है? 5x। और बी जो है वो सी तक पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 5y। बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है? 5y। और ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 5x। और यही तो 5x में से 5y को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 100। ठीक है, यही तो दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100। यही दिया हुआ है आपका। आई होप ये हाँ सर बट स्पीड मतलब सर 5x माइनस 5y क्यों किया? 5 तो सर टाइम था, 5 आवर्स थे। नहीं समझे ना, पूरी बात सुना ही नहीं तुमने। एक छोटी सी चीज स्किप की है, उसकी वजह से तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये देखो, मैंने ये तुम्हें क्या बताया था अभी बताया ना कि 5 आवर्स में ए यहां से चल रहा है, ठीक है। एक छोटी सी बात तुम्हें समझनी थी इसमें, 5 आवर्स में दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पर ए चला, यहां से चला, और बी यहां से चला, और सी पे जाके मिल गया। तो ए से सी तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 5x डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। 5x क्यों? क्योंकि x जो है वो स्पीड है और 5 जो है वो टाइम है, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, तो 5x हो गया। ओके सर, अंडरस्टूड। ऐसे ही ये 5y हो जाएगा, दूसरा वाला 5y हो जाएगा। b से c तक डिस्टेंस, b से c तक का डिस्टेंस जो है वो कैसे निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम। तो b की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और टाइम तो उसको भी 5 घंटे ही लगे ना, दोनों को 5 आवर्स ही लगे हैं टाइम, ठीक है। तभी ये दोनों आपस में मिल गए हैं। ए से सी जो मतलब सी पॉइंट पे पहुंचने में ए को भी उतना ही टाइम लगा है, 5 घंटे ही लगे हैं, और बी को भी 5 घंटे ही लगे हैं सी तक पहुंचने में, इस कंडीशन में जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसीलिए 5x माइनस 5y क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहां से मैं कॉमन लेकर के कैंसिल कर रहा हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। कैसे किया? 5 कॉमन लेके उड़ा दिया इसको, है ना, 100 को, तो ये 20 पे जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, अगर ये समझ में आ गया है तो ध्यान से सुनो, अभी कोई बोलो मत, है ना, ठीक है। बस मैं ऐसे ही बोलता हूं कि समझ में आ गया, अभी रिप्लाई मत करो, ठीक है, थोड़ी देर के बाद रिप्लाई करना। दूसरा सिचुएशन इसमें समझो। ये क्वेश्चन कई बच्चों को तो समझ में आ गया होगा ना, वो इरिटेट हो रहे होंगे, बट मैं देखता हूं कि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस देकर के बता रहा हूं। दूसरा सिचुएशन ये है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। कह रहा है कि दोनों जब एक दूसरे की तरफ आते हैं, ये वाला सिचुएशन है ना, देखो मैं कर्सर लगा के यहाँ पर मार्क कर रहा हूं, है ना। दोनों जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उस केस में कह रहा है कि 1 आवर में मिल जाते हैं, दोनों 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो भाई ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में वो दोनों मिल रहे हैं, तो मान लो कि ए डी तक आएगा और बी जो है वो भी डी तक आएगा। दोनों आपस में मिल गए, ए जाएगा बी की तरफ, बी जाएगा ए की तरफ, और मान लेते हैं डी पॉइंट पे दोनों आके मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों अगर डी पॉइंट पे आकर के मिल जाते हैं तो एडी क्या होगा? एडी जो है, एडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 1 आवर। एडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 1 आवर व्हिच इज इक्वल टू एक्स। क्यों भाई? क्योंकि 1 इंटू एक्स, 1 घंटा टाइम लग रहा है और x उसकी स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस जो AD होगा वो स्पीड इंटू टाइम, मतलब 1 इंटू एक्स, तो x ही होगा। और एक बात और, BD जो ये BD है, ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B, है ना, या यूं कहें कि सेकेंड कार इन 1 आवर व्हिच इज y, y इंटू 1 मतलब y।
बट यहां से AD प्लस DB जो कि A और B का डिस्टेंस है, AD प्लस DB क्या होगा, AD प्लस BD क्या होगा, 100 किलोमीटर होगा ना, क्योंकि A और B के बीच का डिस्टेंस तो 100 दे रखा है। तो ये आपका 100 हो गया, तो ये सेकेंड इक्वेशन है। दैट्स इट। अब ये दो इक्वेशंस बन गए हैं, तो मेरे ख्याल से आगे का तो क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ऐड कर दो दोनों को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, मतलब x माइनस वाई 1 सॉरी वो 20 है और x प्लस वाई 100 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 60 हो जाएगी। और ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 और y इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ कार्स लिख देते हैं सिंपली, कार्स आर 60 kph एंड 40 kph रेस्पेक्टिवली, किलोमीटर पर आवर है। आई होप क्लियर है ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि पहले के केस में दोनों एक तो अपनी सेम साइड में जा रहे थे और एक बार जो है दूसरे केस में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो उस तरीके से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ये दो इक्वेशंस बनेंगी बेटा, x माइनस वाई 20 और x प्लस वाई 100, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है आपको, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट लगा दिया इसमें और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और कुछ बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने तो खुद से ही कर लिया था, वेरी गुड। फिफ्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। सर हो गया, लेंथ 70 है, यूनिट्स है और ब्रेथ 9 ये यूनिट। क्वेश्चन मत करवाइए सर। ब्रेथ 9 यूनिट। सर डन। सर रहने दीजिए, आगे चलिए। सर मॉड्यूल से क्वेश्चन लेते हैं अब। हाँ, सर मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल। यस सर, मॉड्यूल। यस सर। एक बार मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या है, उसके बाद करता हूँ। जल्दी जल्दी मैं इसको कर देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट में हो जाएगा ये कंप्लीट। फिफ्थ नंबर जिसके पास, जिसको नहीं आया है, फिफ्थ नंबर देख लो बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहली बात तो रेक्टेंगल का डायमेंशन नहीं पता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, ये मान लो कि x और y है, लेंथ और ब्रेड्थ मान लिया इसमें। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। एरिया, अच्छा एरिया क्या हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। एरिया हो जाएगा xy। क्वेश्चन में कहा गया है कि एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, ठीक है, मतलब xy था तो अब xy माइनस 9 हो जाएगा एरिया, जब लेंथ को आप 5 यूनिट घटा देते हो, ठीक है, और ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा देते हो। तो ये सॉरी y, ब्रेड्थ तो y है ना, तो y प्लस 3, यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी बेटा, xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15। कैलकुलेशन कर रहा हूं बस, ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना चाहिए, सेकंड पढ़ना चाहिए, सेंटेंस को पढ़ो पहले और सेंटेंस को पढ़ के दूसरी इक्वेशन कन्वर्ट करनी है, दूसरी इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, है ना, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट बढ़ा दिया, ठीक है, तो कह रहा है कि एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, मतलब xy प्लस 60 हो जाएगा। पहले तो एरिया xy था, अब xy प्लस 60 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू xy प्लस 67। और इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे बेटा तो इसको देखो कैंसिल हो जाएगा, ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, आई थिंक ये आ जाएगा 58। ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आ गई, इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका पार्ट। चलो अब हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे। वैसे इसमें एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं काफी सारे, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है ये इसमें है, इसमें क्वेश्चंस हैं। यस सर, एक्सरसाइज 3.6 भी है। एक्सरसाइज 3.6 भी है सर, वर्ड प्रॉब्लम सर 3.7 भी। 3.7 भी है, एक मिनट रुक जाओ, तो ये कर लेना आगे बच्चों।
यस सर 3.7। सर 3.7 ऑप्शनल है। कोई बात नहीं, ऑप्शनल है तो क्या हो गया, ऑप्शनल तो आएगा ही एग्जाम में। ये देखो, ये कह रहा है कि इक्वेशंस जो हैं वो रिड्यूसिबल होते हैं, इक्वेशंस रिड्यूसिबल इन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, रिड्यूसिबल इनटू एलईटीवी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में देखने से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं लगते हैं, बट उनको रिड्यूस कर सकते हैं हम और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है कैसे करेंगे इसको, इसमें पहला पहला पार्ट है कैसे करेंगे बच्चों इसको सॉल्व। सर 1/x को a ले लेंगे और 1/y को b ले लेंगे। 1/y को b ले लेंगे, ठीक है। सर तो कैसा 2a बन plus जाएगा ये, 3b 2a plus 3b is equal to 2। नहीं a/2 बनेगा ना, यस सर a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। और दूसरा वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया इसमें, जब 1/x को हमने a ले लिया, 1/x को बेटा a ले लेंगे और 1/y को b ले लेंगे, तो उस केस में ये बन जाएगा, क्योंकि ये 1/2 है ना, तो 1/2 का मतलब 1/2 और 1/x का मतलब a, तो a/2 बन जाएगा। 1/2x को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x। अब इसको हमने a लिया हुआ है तो a 1/2 इंटू a मतलब a/2 बन जाएगा ये। तो इस तरीके से है ना। सिमिलरली a/3 दूसरा इक्वेशन जो है ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट को बराबर करके करते हो कैसे करते हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट, सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि एलसीएम ले ले तो हमारे पास 3y + 2x आ जाएगा और नीचे 6xy और xy को उस तरफ ले जाएंगे तो 2xy हो जाएगा, वो 6xy हो जाएगा, मतलब 12xy, मतलब वहां पे राइट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा xy। ऐसे नहीं हाँ कर सकते? 6, हाँ तो कर तो सकते ही हैं, उसमें क्या है, कर तो सकते ही हैं। ऐसे डायरेक्टली कर देंगे, 1/x को 1/x ही छोड़ दो ना, सीधा सीधा इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब इसमें ज्यादा कुछ दिमाग चलाना ही नहीं है, सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे हम। जैसे देखो एक तो तरीका ये हो गया, 1/x को a पुट कर दो, 1/y को b पुट कर दो बेटा, नहीं तो देखो ध्यान से देखना, ये 1/2x है और ये 1/3y है इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन क्या है 1/3x और 1/2y इज इक्वल टू 13/6। एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन को ना 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/6x हो जाएगा, 1/3 से इसको करेंगे तो 1/9y हो जाएगा, और 1/3 से इसको करेंगे तो 2/3 होगा। और सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा 1/6x, 1/2 से करेंगे तो ये 1/4y हो जाएगा, और 1/2 से इसको करेंगे तो 13/12 हो जाएगा, और माइनस कर दो, हो गया, आंसर आ जाएगा आपका यहीं से। ऐसे भी कर सकते हैं, देख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1/y आएगा, आंसर जो आएगा, आंसर जो आएगा वो 1/y आएगा, और 1/y जो आंसर आएगा फिर उसमें रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बात हो रही है, जाओ बात जाओ, कल समझे। सर ए और बी वाला जो था उसमें एलसीएम भी तो ले सकते हैं एलसीएम लेकर के नहीं हो तो सकता है, ये एलसीएम लेकर के हो सकता है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, ठीक है। तो तरीका ये मेरे ख्याल से ये दो आसान तरीके हैं, या तो आप 1/x को a पुट कर लो तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाएगी, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बनेंगी, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो जैसे करते हो आप, ठीक है। हाँ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, जैसे मैं कह रहा था एलसीएम लेके, एलसीएम ले लेते तो आ जाता 6xy और ऊपर आ जाता 3y + 2x, और वो 6xy को हम उस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में तो 12xy हो जाता। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो इतनी देर से वही तो बोल रहे हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, ठीक है, उसमें करना मुश्किल होगा, उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके ऐसे ही सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है बेटा, सेकेंड पार्ट में 1/√x को आप क्या करोगे, 1 a ले लेना, 1/√x को a ले लो और 1/√y को, इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए आपको, 1/√x को सब्सटीट्यूट कर दो a, और इसमें सॉरी 1/√y को सब्सटीट्यूट कर दो b, और फिर आप सॉल्व कर लो। तो आई होप ये आप लोग कर पाओगे। कितने बच्चों को लगता है कि नहीं कर पाएंगे, बस खाली जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो बताओ मुझे। कोई नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो नहीं कर पाएंगे। कोई है जो कह रहा है नहीं कर पाएंगे तो बताओ मुझे। सर सब है कर कोई, लेंगे। सब कर लेंगे, वेरी गुड, ठीक है।
करना जरूर, ऐसा नहीं है कि स्किप कर देना है, करना है आपको, ठीक है। डिफिकल्टी होगा तो बाद में पूछ लेना, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन आपको हिंट दे दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करो। बाकी हम लोग इसमें और भी जो थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं पहले। तो मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि जनरली टफ माना जाता है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। और देखो मॉड्यूल में भी ना, इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, इस चैप्टर में एक डिसएडवांटेज ये है कि एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उतना ही सफिशिएंट है, उससे बियॉन्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, उससे बियॉन्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चंस भले ही हम हजारों क्वेश्चंस देख सकते हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है बस। अब इसमें क्या होगा कि लैंग्वेज को ट्विस्ट करके लीनियर इक्वेशन बनाए जाएंगे 2 वेरिएबल्स में, तो हम लोग वही देखेंगे मॉड्यूल में, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स बस इतने ही हैं और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं हम लोग। तो इस बात को समझो कि हम लोग खाली क्वेश्चंस करेंगे अलग से, लेकिन एनसीईआरटी में भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग मॉड्यूल पे जंप करेंगे। मॉड्यूल में भी कुछ अलग है नहीं, मॉड्यूल में भी वही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, खाली डिफरेंट हो सकता है 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जो आप लोगों ने एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा, बस इतना ही है। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लेते हैं पार्ट। कुछ 1-2 क्वेश्चंस और भी हैं जो मुझे लग रहा है कि हमें डिस्कस करना चाहिए क्लास में। ये देखो, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, बट इतना भी डरावना नहीं है। इसमें क्या करना चाहिए हमें, मैं फिर से आपको हिंट देता हूँ, कई बच्चे कर चुके होंगे, आई एम श्योर कि कई सारे बच्चे ये करके बैठे होंगे पहले से ही। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहला काम तो आप ये करो, 1/3x + y को ना आप कुछ अज्यूम कर लो, u ले लो, ठीक है, और 1/3x - y को v ले लो। तो होगा क्या, ये इक्वेशन जो है बेटा, पहला इक्वेशन जो है वो u + v बन जाएगा और वो 3/4 के इक्वल, ये u + v = 3/4, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बन जाएगा। एंड सेकेंड पार्ट जो है, ध्यान से देखना सेकेंड पार्ट को, ये आपका u/2 - v/2 बन जाएगा और -1/8 के बराबर। इनफैक्ट यहां से ना दोनों में से 2 को, मतलब 1/2 को कॉमन लेकर के कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को बेटा ऐड कर दो आप, तो क्या मिलेगा आपको, देखो u से u ऐड करोगे तो 2u बन जाएगा और v से v ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 3/4 - 1/4, 1/2 आ जाएगा। तो u की वैल्यू हो गई 1/4। कैसे भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से u की वैल्यू आ गई 1/4। तो v की वैल्यू कितनी होगी पता है आपको, इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 v की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहां से 2/4 मतलब 1/2। तो v भी आ गया, u भी आ गया, और u और v दोनों आ गया अगर, तो ध्यान से आप देखो ऊपर टॉप पे आपको दिखेगा कि u तो 1/3x + y है, मतलब 1/4 जो है बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर 1/4 जो कि u निकाला है हमने, u तो हमने 1/4 निकाला हुआ है, तो ये 1/4 इसके बराबर होगा, है ना। 1/4 1/3x + y के बराबर होगा, दैट मीन्स 3x + y आपका 4 हो जाएगा। और एक बात और, 3x - y क्या हो जाएगा, 3x - y हो जाएगा 2। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जो मैंने आपको ये दिया है हिंट है उन बच्चों के लिए जिनको डिफिकल्टी हो रही होगी इस क्वेश्चन को देख करके, जिन्होंने कर लिया है उनके लिए तो कोई इश्यू ही नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, इनडिटरमिनेट इक्वेशन नहीं है हमारे सिलेबस में? इनडिटरमिनेट इक्वेशन? यस सर। सर, जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज होते हैं और हम कंडीशन पुट कर देते हैं दैट x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर और नेचुरल नंबर्स। ये ऐसा कहाँ है, इसमें तो कहीं नहीं है इस तरीके का। सर पूछ रहा था, एनटीएससी में नहीं आएगा ऐसा? इनडिटरमिनेट इक्वेशन क्या होता है, इनडिटरमिनेट इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? सर, जिसे हम लोग डिटरमाइन ना कर सके, मतलब जैसे यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन होता है, उसी के सॉल्यूशन निकालने होते हैं, और अगर उसमें नहीं तो एक इक्वेशन होगा तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नहीं सर, उसमें वो कंडीशन डाल देते हैं दैट x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो फिर इनफाइनाइट नहीं रहते इक्वेशन।
वो तो तुम निकाल ही सकते हो, वो तो निकाल ही सकते हो, इसमें क्या है, वो कोई भी इक्वेशन लेंगे उसमें इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, है ना। जैसे 2x प्लस अगर y मान लो 4 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू इसमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि 2x क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू 4 माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर में हमें सोल्यूशन चाहिए, तो हम y की वैल्यू क्या क्या लेनी होगी, y की वैल्यू हमें 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ये सारी वैल्यूज ले सकते हैं। करस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू जो है वो भी इंटीजर में आएगी, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। वो इंडिटर्मिनेट इक्वेशन नहीं कहलाता है, तुमने उसको जबरदस्ती नाम दे दिया है कुछ। ठीक है, इंडिटर्मिनेट इक्वेशन नहीं। वो एक्चुअली में नाम मैंने नहीं दिया सर, वो किसी बुक में लिखा हुआ था वो नाम। नहीं, ये कोई ऐसा कोई स्पेशल होता नहीं है। हाँ, अब ये ठीक है, अगर निकल नहीं रहा है तो उसको इंडिटर्मिनेट इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है ये इक्वेशन में ऐसा कोई टॉपिक स्पेशली नहीं। सर डायोफेंटाइन इक्वेशन है सर, लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। हाँ, वो है लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन होता है। ठीक है, तो वो तो यही तो है, यही जो अभी लिखा था मैंने वही तो है डायोफेंटाइन इक्वेशन। और क्या होता है स्पेशल? लेवल की चीज है वो। हाँ, तो हाइयर वाइयर कुछ नहीं होता है, हाइयर नहीं होता है, वो वही है, उसमें वो ऐसे ही लिखा रहता है। आप लिख देगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसमें आप x और y की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो उसका नाम सुनने में अजीब लगता है बिकॉज हमारे वो कोर्स में नहीं है। ठीक है, नाम तो इसका भी बड़ा अच्छा है, क्वाड्रेटिक, क्या अच्छा सा तो नाम है, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कितना अच्छा सुनने में लगता है, डायोफेंटाइन इक्वेशन। ठीक है, कितना सुनने में, वो हमारे कोर्स में नहीं है, हम पहली बार सुनते हैं, तो हम नहीं, ऐसा होता है ना, इंडियंस को ना जनरली देखोगे कि हॉलीवुड की फिल्में समझ में भले ही ना आए लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। टॉम क्रूज, ठीक है, जेनिफर लोपेज, सुनने में अच्छा है, क्या वो उससे अच्छे एक्टर्स हमारे यहाँ है भाई ऑलरेडी, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है कि टॉम क्रूज, जेनिफर लोपेज, ब्रैड पिट, सुनने में अच्छा लगता है। तो वही चीज है, डायोफेंटाइन इक्वेशन, नाम सुन लिया बच्चा पागल है, क्या कमाल की चीज है, कोई कमाल वाल की चीज नहीं, वो सिंपल इक्वेशन है। उसका नाम क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है, अजीब लग रहा है। ठीक है, हमें वो अट्रैक्ट कर रहा है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ओके, अब हम लोग इसी एक्सरसाइज में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट टाइप का मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसमें इन्वॉल्व, इसमें थोड़ा सा कह सकते हो फिजिक्स इन्वॉल्व है, या यूं कहें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, वर्ड प्रॉब्लम है अगेन। Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream. Downstream upstream क्या होता है, ये कुछ बच्चों को तो पता होगा कैसे करते हैं, मैं उनको समझाता हूं जिनको नहीं पता है। ठीक है, देखो बेटा, ये मान लो एक रिवर है, ठीक है, और ये रिवर में जो पानी का फ्लो है ना वो इधर की तरफ है, राइट साइड में, पानी का फ्लो राइट साइड में है। ठीक है, तो अगर कोई एक सेलर है, बोट को सेल कर रहा है, यहां पर मान लो इसके ऊपर कोई एक बंदा बैठा हुआ है जो अगर ये बोट को इधर की तरफ ही ले जाएगा, राइट साइड में ही ले जाएगा, तो ये कहलाता है, ये कंडीशन कहलाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर पानी का मूवमेंट भी राइट साइड में है और जो सेलर है वो भी अगर राइट साइड में ही जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अलोंग द वाटर। ठीक है, अलोंग द स्पीड ऑफ द वाटर, अलोंग द पाथ ऑफ द वाटर, जिधर पानी जा रहा है उधर ही आप, अगर सेलर भी जा रहा है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। और इस सिचुएशन में सेलर को ना हेल्प मिलेगी, बोट चलाने वाले को हेल्प मिलेगी, क्योंकि पानी भी इधर की तरफ ही मूव कर रहा है और सेलर भी इधर की तरफ ही ले जा रहा है अपने अपने नाव को, बोट को, तो फिर उसको सपोर्ट मिलेगा। मतलब अगर इसकी स्पीड मान लो, एक तो होता है कि ठहरे हुए पानी में, मतलब सपोज ये वाटर मूवमेंट नहीं हो रही है, यहां पर एक तरह से कह सकते हैं तालाब है, तालाब में कोई मूवमेंट नहीं है पानी का, और इसमें कोई अगर बोट चलाए तो बोट कैसे चलेगी? बोट जितना स्पीड लगाएगा ना बंदा जितना स्पीड लगाएगा उतनी बोट चलेगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों? इस केस में पानी का सपोर्ट मिलेगा। तो दो बातें होती हैं, एक बात तो ये होती है कि एक ठहरे हुए पानी में, मतलब स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये एक चीज है, ये बेटा ये एक चीज है। ठीक है, ये कैसे निकलता है? ये निकलता है बंदे के स्ट्रेंथ के ऊपर। देखा होगा ना केरला में जो करते हैं बोट में, 10 लोग बैठे होंगे तब और 8 लोग बैठे होंगे तब, तो अलग अलग होगा ना, मतलब
ताकत ज्यादा लगेगी, 8-10 लोग होंगे तो ज्यादा ताकत लगेगी, जल्दी जल्दी नाव चलेगा। अगर दो लोग बैठे हुए हैं तो नाव धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। अगर पानी का मूवमेंट नहीं है तो समझो इस बात को कि अगर पानी मूव नहीं कर रहा है, तालाब में पानी एकदम से एकदम कैसे स्टिल वाटर है, ठीक है, उसमें नाव चलाना है किसी को तो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो स्पीड जो भी निकल के आएगी, जो कि मसल स्ट्रेंथ से निकल के आएगी स्पीड, तो वो कहलाता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। और मान लो कि ये x किलोमीटर पर आवर हम ले लेते हैं। और एक होता है स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर को ही स्पीड ऑफ करंट भी कहा जाता है, और स्पीड ऑफ करंट को ही स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ एक और चीज होता है नाम इसका, ठीक है। एक क्या नाम होता है भाई इसका? सर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बच्चा अलर्ट है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और ये क्या, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर। तीनों का मतलब एक ही है, स्पीड ऑफ वाटर बोलो, स्पीड ऑफ करंट बोलो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलो। किसी क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, किसी में ये, किसी में ये। तो ये तीनों का मतलब सेम होता है। और ये कुछ तो स्पीड होगी ना भाई पानी की। जैसे अब वो ऋषिकेश में पानी जो गिरता है वो तो काफी स्पीड से गिरता है, ठीक है। और यहाँ तक बंगाल तक जाते जाते स्पीड काफी कम हो जाती होगी, बल्कि यूपी में ही, कानपुर में ही स्पीड जो है काफी कम हो जाती होगी, वो गंगा के पानी में, नदी में, है ना। तो आप समझ सकते हो y किलोमीटर पर आवर हमने उसको कह दिया। अब समझो इस बात को, डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं? वाटर के डायरेक्शन में ही जब सेलर जाता है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। इस केस में क्या होता है, स्पीड जो है ना वो x प्लस वाई हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। स्पीड क्या हो जाता है? इफेक्टिव स्पीड। इनफैक्ट इफेक्टिव स्पीड इस केस में कितना हो जाता है डाउन स्ट्रीम में? इफेक्टिव स्पीड जो है रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, इफेक्टिव स्पीड जो है बेटा, इफेक्टिव स्पीड जो है आपका, ये इस केस में x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, वेयर x इज स्पीड ऑफ सेलर या बोट इन स्टिल वाटर। x क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और y क्या है? पानी का स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ वाटर, जो कह लो आप। तो x प्लस वाई हो जाएगा इफेक्टिव स्पीड। कब? जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के डायरेक्शन में अगर सेलर जा रहा है, चला रहा है अपनी नाव को, तब। और मान लो एक सिचुएशन यहां पर कि ये आपका मान लो कि रिवर है, और इस रिवर में पानी का फ्लो है इधर की तरफ, राइट साइड की तरफ, और सेलर जो है आपका, जो ये सेलर है नालायक, ये ना, ये नाव को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। वाटर अपोज करेगा, वाटर इसको अपोज करेगा। पानी कह रहा है, रिवर की जो फ्लो है वो राइट साइड में है, और सेलर जो है ये वाटर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? अप स्ट्रीम। और इस केस में जो इफेक्टिव स्पीड होगा, जो ऑब्वियसली बंदा ताकत तो लगाएगा लेकिन पानी उसको धकेलेगा राइट साइड में, तो इफेक्टिव स्पीड जो होता है बेटा इस केस में वो x माइनस वाई हो जाता है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो आई होप सर एक डाउट, ये समझ में आया होगा। बोलो। सर स्टिल वाटर में जो स्पीड नेगेटिव आ सकती है? किस पे? इस पे? किस में? किस में? स्टिल वाटर सर, जब वाटर स्टिल होगा, स्टिल वाटर में, तो जो स्पीड ऑफ बोट है नेगेटिव? नहीं आएगी, ठीक है। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा, ऐसा होता नहीं है। स्टिल वाटर में कैसे हो जाएगा नेगेटिव? कैसे पॉसिबल है, जरा सोचो। स्टिल वाटर में पीछे की तरफ फ्लो कर रहा होगा। फ्लो हुआ ना बेटा, वो फ्लो हुआ ना, फिर वाटर फ्लो हो गया ना। सर वो रो पीछे की ओर कर रहा होगा। नहीं, ये वही तो कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कोई पागल ही होगा ना जिसको जाना है राइट साइड में और वो रो करेगा लेफ्ट साइड में, तो उसको फिर नींद से जगाओ उस सेलर को कि बेटा तुम मेरे को एक क्वेश्चन मिला था, क्वेश्चन मैं कर रहा था तो उसमें नेगेटिव आ रही थी। मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया तो वही लिखा आ रहा था कि नेगेटिव में आंसर है, पर एक गलत होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, नेगेटिव नहीं होता है ना, वो कॉमन सेंस है। वो कॉमन सेंस तुम सोचो ना कि किसी को अगर राइट में जाना है और वो राइट में उसको जाना है, मतलब उसको जाना राइट में है और वो बोट को खींचने की कोशिश कर रहा है लेफ्ट में, तो ये तो पागलपन है ना। तो ये गलत चीज हो गई, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। सर एक डाउट, अब भी डाउट है बेटा? मैंने इतनी ताकत लगा दी फिर भी। चलो बेट पूछो। सर इसमें नहीं सर, अपस्ट्रीम में सर अगर बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा है तो? नहीं होता है जनरली, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा केस जनरली नहीं आएगा।
ओके सर। ऐसा केस नहीं होगा, और ऐसा होता है तो वो माइनस में फिर आंसर आएगा, और माइनस में आंसर आएगा तो इसका मतलब फिर वही बात हो गई कि माइनस में आंसर आएगा, तो उस केस में कहने का मतलब ये हुआ कि सेलर लाख कोशिश कर ले, वो सेलर लाख कोशिश कर ले, क्योंकि पानी का स्पीड ही इतना ज्यादा है तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे सुनामी आती है, सुनामी में क्या होगा, सुनामी में यही होगा ना कि कितना भी बड़ा पावरफुल इंजन लगा दो तुम शिप का या फिर किसी नाव का, कितना भी पावरफुल इंजन लगा दो, जब सुनामी के स्पीड से वाटर आएगा आपके पास तो आप क्या ही कर लोगे, बह जाओगे आप, तो वही बात हो जाती है। तो उस केस में नेगेटिव ही आंसर आएगा ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा सिचुएशन जनरली नहीं देगा, ठीक है, कि जिसमें आप बह जाओ, मतलब जिसमें सेलर जो है वो बह जाए पानी के साथ ऐसा एग्जांपल नहीं देंगे वो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सर फिजिक्स के हिसाब से ये भी कह सकते हैं ना कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्केलर क्वांटिटी है। वो बातें सही है, वो बातें सही है, लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग एक्चुअली एक तरह से हाइपोथेटिकल चीजों पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, जहां पर हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, जहां पर हमें मंथन करना चाहिए, जहां पर हमें कह सकते हैं कि अपना इनोवेटिव आइडियाज लाने चाहिए, हम वहां नहीं ला रहे हैं, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस पे ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस पे आप अगर इनोवेटिवली सोचो, उसको आप अलग तरीके से सॉल्व करना सोचो, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इन चीजों पे बहस करें हम, इलॉजिकल चीजों पे, हालांकि ये ह्यूमन माइंड है, मंकी माइंड है, तो ये फालतू की चीजों पे दिमाग दौड़ता ही है हमारा ज्यादा, सबका, हम सबका, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये आई होप ये सबको क्लैरिटी आ गई होगी कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें बहस करो तो बहस करने के लिए एक जीवन कम है, एक जीवन कम है, इसके लिए 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे, है ना तब जाके ये इस पे डिस्कशन खत्म होगा, फालतू चीजों पे डिस्कशन, कई सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके सर। हाँ, तो रहने देते हैं इसको, बस इतने के लिए, इतना ही सफिशिएंट था हमारे लिए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे। इसमें लिखा हुआ है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, मतलब कह रही है पानी, कह रहा है कि पानी के साथ जब जाएगी ना 20 किलोमीटर तो उसको 2 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, और अप स्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट जब जाती है तो उसको 2 घंटे टाइम लगते हैं। 4 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 2 घंटे का टाइम लगता है। तो कह रहा है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट फाइंड करो। तो बेटा इसमें देखना ध्यान से कि ऋतु जो है वो ऋतु कितना डिस्टेंस, कितना ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 20, और टाइम कितना ले रही है वो 2 आवर्स ले रही है। तो स्पीड क्या हुआ बेटा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये सबको पता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर है। सो बेसिकली ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आप देख पा रहे होगे इसमें, इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, लेट स्पीड ऑफ बोट, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैं जल्दी जल्दी लिख सकता हूं, ये लिबर्टी मैं ले सकता हूं आप लोगों से। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x kph एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब वाटर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। भाई डाउन स्ट्रीम में हमें स्पीड तो दिया हुआ है, डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, मतलब स्पीड दे दिया, और स्पीड तो x प्लस वाई है, और x प्लस वाई ही तो 10 होगा। ये पहला इक्वेशन है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि अप स्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं, सॉरी अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर में, अप स्ट्रीम में थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, समझदार बच्ची है, ठीक है, या बच्चा है जो भी, 4 किलोमीटर ही जा रही है वो। तो अप स्ट्रीम में तो x माइनस वाई होता है, और इसमें डिस्टेंस सॉरी स्पीड क्या होगी बेटा, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2 आवर्स टाइम है, तो क्या होगा, हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं, सॉल्व जैसे आप करते हो एडिंग 1 एंड 2 उसी से करेंगे। 1 + 2 अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास 2x 12 आ जाएगा, और फिर x की वैल्यू 6 हो जाएगी, और x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। दैट मीन्स स्पीड ऑफ boat in still water is 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया ये पार्ट आपका। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो का ये पोर्शन आप देख लेना। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा पहले सोच लो अच्छे तरीके से, कुछ बच्चे कर चुके होंगे, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले एक बार अटेम्प्ट लगा लें। 1 मिनट का टाइम है आपके पास,
2 मिनट का टाइम है, आई एम सॉरी, 2 मिनट के लिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। 2 मिनट में आप लोग इनको इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सेकंड पार्ट को, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन, सर मेन को 36 लगेंगे और वुमेन को 18। इस चैप्टर में जो मेन बात है वो ये कि अलग अलग तरह के सिचुएशंस दिए हुए हैं। हालांकि सभी सिचुएशंस में 2 वेरिएबल होते हैं, 2 अननोन्स होते हैं, इनफैक्ट 2 वेरिएबल्स होते हैं, और उन्हीं 2 वेरिएबल्स को हमें सॉल्व करना होता है, बट सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, या कहें कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट ये है कि सिचुएशंस डिफरेंट दिए होते हैं। अभी हमने देखा था डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का, अब यहाँ पर वर्क एंड टाइम है। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, वर्क एंड टाइम। और वर्क एंड टाइम में आपको पता होना चाहिए ये चीज कि जैसे मान लो कि कोई काम करना है आपको, एक कमरे की पुताई करनी है, ठीक है। अगर एक बंदा करेगा तो उसको 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। एक बंदा कोई आकर के एक कमरे की पुताई करता है, पेंट करता है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। अगर 2 बंदा आ जाएगा सेम कैलिबर का, ऑब्वियसली दोनों बंदे सेम कैलिबर के, यहाँ पर हम इन तरह के क्वेश्चंस में ना हम एज्यूम करते रहते हैं, ऐसे होता नहीं है जनरली। जब भी 2 बंदे होंगे तो दोनों में से कोई एक एफिशिएंट होगा दूसरे के कंपैरिजन में, बट हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों बंदे जो हैं वो सेम एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है वैसे। तो 2 अगर बंदे आ जाएंगे बेटा, तो कितनी देर में काम कंप्लीट हो जाएगा? 2 आवर्स में। ऑब्वियसली आधा हो जाएगा टाइम। नंबर ऑफ पर्सन्स डबल हो गए तो टाइम जो है वो कम लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ लेबर्स जो है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कम होता जाता है। अच्छा, 3 बंदे अगर आ जाए तो गेस करो कि क्या होगा। अगर एक बंदा 4 घंटे में करता है तो 3 बंदा कितने घंटे में करेगा? कोई बताएगा आंसर? सर 80 मिनट। हाँ, 1 hour 20 minutes। 1 hour 20 मिनट। 4/3 आवर, 4/3 4 by 3 4/3 आवर्स। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सीधा क्या करना था यहाँ पर हमें कि इसको 4 को 2 से, ये बेसिकली कैसे आया पता है, ये 4/2 से आया था, 4/2 आवर्स से आया हुआ था, है ना। और 4 बंदे अगर करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, मतलब
1 आवर हो जाएगा। तो ये समझ में आया सबको कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स अगर बढ़ाएंगे तो टाइम कम होता जाएगा, जैसे ही हम नंबर ऑफ लेबर्स को अगर इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा। और ऑब्वियसली एक बंदा अगर 4 घंटे में काम कर रहा है तो 4 लोगों को लगा देंगे तो 1 घंटे में ही जो है कमरा पेंट हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अच्छा, अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करना होता है। वर्क एंड टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट मामला होता है, तो जो बच्चे जानते हैं इसको कैसे करना होता है उनके लिए तो इश्यू नहीं है, वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि आप पहले से ही जानते हो। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं तो मेन कंसर्न मेरा उनके लिए है, तो ध्यान से सभी बच्चे को देखो। इसको पहले पढ़ते हैं एक बार कि 2 औरतें 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, 2 औरतें हैं 5 आदमी है, तो दोनों मिलकर के सातों मिलकर के जो है काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर कह रहा है कि 3 औरतें और 6 मेन जो मिलकर के 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। एम्ब्रॉयडरी का ही वही वर्क है, 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन alone to finish the work and also the time taken by 1 man alone। एक बंदा अकेले कितने दिन में कर लेगा और एक औरत अकेले कितने दिन में कर लेगी, ये हमें जानना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो यही अननोन्स है ना। टाइम टेकन बाय 1 man टू फिनिश द वर्क, है ना, जो कि x ले सकते हैं हम, एंड टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, इसको हम y ले सकते हैं। तो बेटा यही x और y वेरिएबल है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो लीनियर इक्वेशन ही है लेकिन इसको डिफरेंट सिचुएशन में दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। पहले वाले इस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम था, अब यहाँ पर डिफरेंट कह सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जल्दी जल्दी मैं लिखता हूं आपको। लेट 1 man कैन फिनिश द वर्क अलोन इन X days, 1 woman कैन फिनिश द वर्क अलोन इन Y days। हमने ये अजूम कर लिया, ठीक है। अब देखो 1 day's work of 1 man, ये सेंटेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको ये पता है कि एक आदमी अकेले X days में काम को खत्म कर रहा है, 10 दिन में, मान लो 1 सेकंड के लिए मान लो कि 10 दिन में काम को खत्म करना है, मतलब एक बड़ा सा हॉल है, सब जो आपके स्कूल का बहुत बड़ा सा हॉल है, उसको ना एक बंदे को पेंट करने के लिए अगर कहा जाए तो वो 10 दिन में कंप्लीट करेगा। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 पार्ट, हाँ 1/10 पार्ट ऑफ द हॉल वो पेंट कर पाएगा। एग्री? ठीक है। सिमिलरली 1 day's वर्क ऑफ 1 वुमन, ये कितना होगा बच्चों? 1/y। ठीक है, एक दिन में आदमी जो है वो 1/x पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा एंड एक दिन में वुमन जो है वो 1/y पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको। अब भाई एक आदमी एक दिन में 1/x करता है काम, तो 5 आदमी कितना कर लेगा? ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 आदमी, ठीक है, 5 आदमी एक दिन में कितना कर लेगा? 5/x। नहीं आया समझ में? रुको एक मिनट सुनना, ध्यान से सुनना। 1 day's वर्क ऑफ 1 man, एक दिन में एक आदमी 1/x काम करता है, ठीक है, तो एक दिन में 5 आदमी कितना कर लेगा? सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर। क्यों भाई? आदमी बढ़ गए तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा ना, तो अभी 1/x है तो 5/x हो जाएगा, अगर 5 आदमी को लगा दें हम तो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो ध्यान से बेटा कि एक आदमी का एक दिन का काम है 1/x, तो वही उसी काम में 5 लोगों को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5/x हो जाएगा। और 2 वुमेन है तो एक दिन में एक औरत करती है 1/y पार्ट ऑफ द वर्क, तो 2 औरतें अगर काम करेंगी तो कितना टाइम लगेगा? 2/y, है ना, 2/y पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा। इनफैक्ट सॉरी 2/y पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट होगा। और इन दोनों को मिला करके जो हमने निकाला है इतना पार्ट ऑफ द वर्क हुआ है। लेकिन इन दोनों को मिला करके ध्यान से देखो तो कह रहा है कि एम्ब्रॉयडरी का जो वर्क है ना वो 4 दिन में कंप्लीट होता है, 4 दिन में कंप्लीट होता है। और ये जो हमने निकाला हुआ है ये 5 आदमी और 2 औरत, ठीक है, 5 men and 2 women मिल करके एक दिन का वर्क है। ये क्या है बेटा? ये है एक दिन का वर्क। जब 5 men और 2 women, 5 men and 2 women एक दिन में जो काम करते हैं वो है ये क्वांटिटी।
मेरी बातों को समझो बेटा, ध्यान से समझना कि एक दिन का एक आदमी का काम है 1/x, तो 5 आदमी का कितना हो जाएगा 5/x। एक दिन के एक वुमेन का काम है 1/y, तो 2 वुमेन का काम कितना हो जाएगा एक दिन में 2/y। तो ये जो निकाला है हमने, ये एक दिन का काम निकाला है, जिसमें कि एक दिन में 5 मेन और 2 वुमेन काम कर रही हैं। तो वो दोनों मिल करके, मतलब 5 मेन और सातों मिल करके, इनफैक्ट 7 जो पर्सन है मिल करके एक दिन में इतना काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्क, जो टोटल वर्क है वो 4 दिन में कंप्लीट होता है। तो एक दिन में कितना हो पाएगा? एक दिन में हो पाएगा 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, इसको रिकॉर्डेड वीडियो को आप लोग दोबारा ध्यान से सुनना, आप लोग तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा, अगर नहीं अभी समझ में आया है तो। इसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 3 विमेन और 6 मेन मिल करके, ऑब्वियसली फिर से वही बात, काम को जो है ना 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन में कितना हो पाएगा? ये तो जो हमने निकाला है ना ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट में बेटा देख रहे हो 6/x + 3/x, ये है एक दिन में 6 आदमी और 3 औरतों के द्वारा किया गया काम। ठीक है, 3/y होगा। ओ सॉरी, 6 मेन और 6 मेन एंड 3 वुमेन का एक दिन में किया हुआ काम है ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है। लेकिन काम को तो कंप्लीट होने में 3 दिन लगते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना हो पाएगा 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से, आप माइक बंद करो बेटा। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस हैं, और ये 2 इक्वेशंस जो हैं, दिस 2 इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल इन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि 1/x को a पुट कर देते हैं, 1/y को b पुट कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो मैं ये आप लोगों पे छोड़ रहा हूं कि आप लोग घर पे ट्राई कर लेना, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो सर वहां से, और 3 मेन और 6 मेन वाले कंडीशन से हम सर उन दोनों इक्वेशंस को भी तो इक्वेट कर सकते हैं ना, क्योंकि वर्क तो इक्वल ही रहेगा हमेशा। क्या कर सकते हैं, किसको इक्वेट कर सकते हैं? एक मिनट सर, हम 2x + 5y, सॉरी, हम 5x + 2y इंटू 4 इज इक्वल टू 6x + 3y इंटू 3 भी तो कर सकते हैं ना सर, क्योंकि वर्क तो टाइम इंटू मैन होगा। करके देखना आता है क्या? करके देखना। यस सर, करके मैंने उसी से करा है। उसमें x इज इक्वल टू 2y आ जाता है। उसके बाद फिर उसे पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो 1/y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो 4 दिन में वर्क जो उनका टोटल होगा वुमेन का, वो हो जाएगा 36 डेज। और सर उसके बाद वहां से 36 डेज आ जाएगा, और उसके बाद x इज इक्वल टू 2y को यूज करके जो वुमेन का आएगा टाइम, वो आएगा 18 डेज। ओके ठीक है, ठीक है, ओके कर सकते हैं। ओके ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये सबको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। जिसको नहीं समझ में आया हो एक बार में, तो वो बच्चे दोबारा आप रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देख लेना इस पोर्शन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है क्या इसका? हाँ लास्ट क्वेश्चन है। अब ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है, ये स्पीड और डिस्टेंस टाइम इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो बेसिक आइडिया आपको पता ही होगा सब भी बच्चों को कि क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने हालांकि स्पीड से रिलेटेड वाला क्वेश्चन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ए और बी में, जिसमें 100 डिस्टेंस। इसमें एक कॉमन ले लेंगे एलिमेंट। Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus respectively. Okay, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, इसमें तो फिर से देखोगे आप ध्यान से, तो क्वेश्चन में एक्चुअली 2 अननोन्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। एक है स्पीड ऑफ ट्रेन और दूसरा है स्पीड ऑफ बस। और फिर उसके बाद आपको let speed of train is equal to, हाँ
तो आपको क्या करना है, इसमें दोनों अननोन फाइंड करने हैं, और दोनों अननोन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा बेटा, ये जो दो इक्वेशंस सॉरी जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन सेंटेंसेस को आपको डिकोड करके इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस की स्पीड मान लेते हैं बेटा हम लोग y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके घर का जो डिस्टेंस है ना, ट्रैवल करना है उसको, वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। 300 किलोमीटर उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है। कह रही है कि उसको टाइम जो है ना वो 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, और बाकी कितना 240 किलोमीटर बचा ना, 240 किलोमीटर अगर वो बस से जाती है तो टाइम लगता है। टाइम सबसे पहले हम निकालते हैं बस से कितना टाइम लगा है। ठीक है, बस से टाइम जो लगा हुआ है, टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 आवर्स। ठीक है, लेकिन अब बस से वो जा कितना रही है, 40 किलोमीटर ना, सॉरी 60 किलोमीटर ना, तो 60 बाय सॉरी टाइम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 60 और स्पीड तो हमने x ले रखा है, तो ये हो गया 60 बाय x, और ट्रेन से कितना जाएगी वो 240, और स्पीड तो आपको पता ही है कि बस से स्पीड कितनी है ना। ये बस से था आई थिंक, नहीं ये ट्रेन से था, ये ट्रेन से था 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, जो कि 60 बाय x टाइम हो जाएगा ट्रेन से। ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर बस नहीं आएगा, यहाँ पर ट्रेन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बस आएगा, ये एक्चुअली ये 240 बस वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 4। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 के टेबल में जा रहा है ये, तो 15 बाय x प्लस 60 बाय y, ये आ गया आपके पास 1। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया बेटा, देखो ध्यान से, ये था पहले सेंटेंस को डिकोड किया है हमने। सेंटेंस का जो पहला पार्ट है ना, कि नहीं पहला पार्ट नहीं बल्कि ये दूसरा सेंटेंस जो है, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ठीक है, तो उसको हमने डिकोड करके ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि है 15 बाय x प्लस 60 बाय y इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ना दूसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो उसको कितना टाइम लगेगा बच्चों, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन 25 बाय 6 आवर लगेगा। हाँ 200 बाय y, 200 बाय y होगा। ठीक है, तो कह रहे 10 मिनट ज्यादा लगेगा उसको, 10 मिनट ज्यादा लगेगा मतलब कितना, 4 आवर 10 मिनट्स है ना, 4 आवर 25 बाय 6 आवर हो जाएगा। हाँ, तो 4 और कितना हो जाएगा 1/6 है ना, 4 1/6 का मतलब 25 बाय 6 हुआ ना बेटा। यस सर, 25 बाय 6, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। इनफैक्ट सेकंड इक्वेशन को बच्चों आप लोग कैंसल आउट कर सकते हो। देखो ये 100 200 और 25, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये 25 के टेबल में जा रहे हैं, तो ये 4 बाय x प्लस 8 बाय y इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिड्यूस किया जा सकता है। इन दोनों इक्वेशंस को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिड्यूस कर सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, ये आप लोग खुद से कर लेना। ओके सर। आई थिंक अब लास्ट एक्सरसाइज है 3.7 एक्सरसाइज। 3.7 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। तो हम लोग ये भी करेंगे, लेकिन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास कंप्लीट हो गई, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम लोग थोड़ी देर मैथ भी करेंगे और ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करेंगे इसका। सर बस एक क्वेश्चन में डाउट था, जो अगले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। हाँ सर, उसमें डिफर लिखा हुआ है, तो इसमें तो दोनों में से किसी की भी एज बड़ी हो सकती है। हाँ, दोनों दो आंसर्स हो सकते हैं फिर तो उसमें दो। ओके सर, केस 1 केस 2 करके निकालेंगे हाँ, ना। हाँ दोनों दो आंसर। ओके सर। सर अगर मतलब ये क्वेश्चन बोर्ड में आता तो हमें सर दोनों केस लिखने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको। और सर जैसे अगर रिलेशन दी हुई जनरली नहीं देते हैं, जनरली जिसमें कंफ्यूजन रहता है ना वैसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस नहीं देते हैं, लेकिन हाँ अगर आता है तो दोनों लिखना पड़ेगा आपको। सर डीपीपी में डाउट है। वैसे सर ज्यादातर ये बच्चों क्लास ओवर हो चुकी है, जिसको लॉग आउट करना है लॉग आउट कर सकते हैं, जिसको डाउट पूछना है वो 2 मिनट 4 मिनट रुक जाओ, अभी मैं डाउट। थैंक यू सर। बोलो बच्चे क्या डाउट है, बोलो।
बोलो बच्चे क्या डाउट है? सर मैथ की डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 10। मैथ्स के डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1। मैथ की क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट रुक जाओ। मेंटल एबिलिटी या मैथ्स? मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन मेंटल नंबर 10। एबिलिटी में क्यों क्वेश्चन पूछते रहते हो भाई? मेंटल क्वेश्चन एबिलिटी में नंबर तो खुद 10 से ही है। कर सकते हो। एक मिनट रुक जाओ। मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन दिखेगा तब तो। क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। ये है ना क्वेश्चन, ये है ना? Yes. 30√5। रूट का मतलब होता है डिवीजन, 30 डिवाइडेड बाई 5। प्लस, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। 15% का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। और फिर क्या है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब प्लस, प्लस 50। ये है प्लस 15, तो प्लस सर 15। दो साइन साथ में? दो साइन साथ में दिया हुआ है क्या? सर मतलब परसेंटेज और डिवीजन साथ में है, तो हाँ। उसका सिंबलाइजेशन प्लस 15, साथ में प्लस होगा। 15, प्लस 15 का मतलब क्या होता है? प्लस 15 का मतलब एक्चुअली प्लस बेसिकली मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। प्लस 15 लिखे या फिर हाँ, कोई यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है प्लस का, तो कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पर। सबसे पहले क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, आई थिंक, है ना? 6 आएगा माइनस 225। कुछ मिस्टेक हो गई है मुझे लगता है यहाँ पर। सर यहाँ पे शायद कोई नंबर मिसिंग है। कुछ छूट गया है, नंबर कोई छूट गया है। यस सर। कुछ छूट गया है इसमें, छोड़ दो, रहने दो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट बोलो, और क्या डाउट है? सर मैथ्स की डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 9। मैथ्स की डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। मैथ्स के डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या इश्यू क्या है बताओ? सर नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब समझ नहीं आया। नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन का मतलब नॉन जीरो होता है। सर इसका आंसर पॉजिटिव वो 6 है। द वैल्यू ऑफ के फॉर सिस्टम इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना? तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इसमें वैल्यू पुट कर दो ना तुम। इसमें 3x की वैल्यू कितनी है? -5y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5y/3। और इस बात को ना इस दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। तो k टाइम्स x, x का मतलब -5y/3 और +10y इज इक्वल टू 0। फिर इसमें से y कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन लेंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा ये पता है? -5k/3 और +10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो बातें हो सकती है, स्क्रीन पे जो तुम्हें दिख रहा है ना, इससे ध्यान से देखो। यहाँ से दो बातें हो सकती है, या तो y 0 होगा, ठीक है, y 0 होगा, लेकिन y 0 हम नहीं ले सकते हैं। y 0 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि कह रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो y 0 नहीं होगा, तो y 0 नहीं होगा तो क्या होगा? ये 0 होगा। -5k/3 + 10 इज इक्वल टू 0। तो -5k/3 + 10 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब -5k/3 जो है बेटा, ये आ जाएगा आपका -10, और फिर k की वैल्यू 6 हो जाएगी। ओके, ठीक है। ओके सर। चलो अब अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मैथ भी करेंगे और ये भी। सर एक डाउट है। बोलो क्या डाउट है, जल्दी बोलो। सर x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। और सर क्या है? x अपॉन a प्लस सर x अपॉन a स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन है ये? कहाँ है क्वेश्चन? सर चैट्स में लिखा हुआ है। चैट्स में लिखा है? कहाँ लिखा हुआ चैट्स में? If a and b are root of this and this, find the value of a square b plus ab square, ये कह रहे हो? सर इसके ऊपर वाला। नो सर इसके ऊपर वाला।
ये है क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यही है ना। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू है a प्लस बी। क्वेश्चन सही से देखो, क्वेश्चन यही है ना। यस सर। तो इसको क्या करना चाहिए, देखो पहले इक्वेशन को ना, इसको क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय 1/a कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1/a से, मल्टीप्लाई कर दो 1/a से, तो क्या बन जाएगा, x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई ए बी। इसको जब 1/a से करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस बी बाई ए, और फिर माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो 1/b स्क्वायर माइनस 1/ab, और इधर की तरफ माइनस करेंगे तो ये 2 माइनस 1 होता है, और माइनस b बाई ए हो जाएगा। फिर इसको ऊपर सॉल्व करते हैं तो y, फिर एलसीएम लेंगे तो ए बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, फिर ये a आ जाएगा माइनस b आ जाएगा, और इधर की तरफ करते हैं तो a माइनस b आएगा। a माइनस b को a माइनस b से कैंसिल कर सकते हो, a को a से कैंसिल कर सकते हो, तो y की वैल्यू हो गई b स्क्वायर, और y की वैल्यू b स्क्वायर आ गई तो पुट कर दो वैल्यू को किसी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या होगी x की वैल्यू, a स्क्वायर, a स्क्वायर आएगी, a स्क्वायर, ठीक है, x a स्क्वायर y b स्क्वायर आ जाएगा। और कोई डाउट है किसी को? सर इसमें हम डायरेक्ट Yes, मतलब sir. लॉजिकल थिंकिंग क्या लगाएंगे डाउट तो है सर बेटा? अननेसेसरी डॉट मत पूछो, ठीक है, डॉट का ना एक सेंसिबल डॉट पूछो, अननेसेसरी डॉट मत पूछो कि ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका डाउट अगर सॉल्व हो चुका है देन प्लीज समझो कि हम लोग ना अभी डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, इसमें ना डिफिकल्ट होता है इस तरीके से एक्सप्लेन करना। तो आपको अगर डाउट आपका क्लियर हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर आई थिंक आप लोग समझ जाओ इस चीज को। सर एक डाउट है सर, बोलो क्या है? क्वेश्चन, अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एक मिनट रुक जाओ, 2x स्क्वायर 2x क्यूब हाँ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हाँ, अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं, ठीक है। प्लस 1 इक्वल टू 0 शो दैट 1 बाय बीटा क्यूब प्लस 1 बाय गामा क्यूब माइनस 1 बाय अल्फा क्यूब। सर इसको ब्रैकेट में फिर ऐसे, इसको ब्रैकेट में रख के इंटू 1 बाय अल्फा क्यूब, सॉरी 1 बाय गामा क्यूब प्लस 1 बाय गामा क्यूब, इसके बाद फिर माइनस 1 बाय बीटा क्यूब, फिर सर ऐसी एक्सप्रेशन ब्रैकेट में 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब माइनस 1 बाय गामा क्यूब इज इक्वल टू 16। ये 16 दे रखा है। यस सर। सर इसको सॉल्व करा था, लेकिन सर बहुत लंबा मेथड है सर, कोई इसके लिए कोई शॉर्ट मेथड है? इसमें शॉर्टकट मेथड क्या होगा, इसमें शॉर्टकट मेथड ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। इसमें तो सिंपलीफाई करके देखो क्या आएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब होगा ऊपर न्यूमरेटर में, फिर ऊपर क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा तुम्हारा। इसमें तो कोई फायदा लग नहीं रहा है मुझे वैसे देखने पे। ये सर उससे कुछ भी नहीं होगा था सर। फिर मैंने बहुत लंबा मेथड करके करा था सर। मैंने क्या करा था कि जैसे जो यहाँ पे दे रखा है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, सर उसको मैंने अल्फा बीटा गामा से डिवाइड कर दिया था, पर सर डिनोमिनेटर में ये आ गया था 1 बाय बीटा क्यूब प्लस 1 बाय गामा क्यूब प्लस 1 बाय माइनस, तो फिर सर उसको वैल्यू पुट करके एक को दूसरी साइड ले गई थी, फिर पूरा सर क्यूब करके आंसर आया, फिर सर उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ा था सर, बहुत लंबा जा रहा था वो। या तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर इसके रूट्स ही डायरेक्ट निकाल लें किसी तरीके से तो बहुत बात बन सकती है। हाँ रूट सर, अगर मैंने ना नेट से चेक करा था क्यूबिक इक्वेशन सॉल्वर से, लेकिन सर वो आई थिंक वो कुछ इमेजिनरी में जा रहा था आई थिंक इसका, तो सर वो डिटरमाइनेबल। हाँ सर, मैंने चेक करा था इसके रूट्स, अल्फा क्यूब गामा क्यूब, और सर फिर यहाँ पे माइनस आ रहा था, तो सर कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा था इसमें। हाँ तो ये मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये वाला पार्ट जो है। ये इस तरीके से अगर हम देखें तो सर नेट पे भी एक वीडियो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स करके, सर उसमें भी इस मतलब उसमें यही सेम लगा रखा था, लेकिन सर वो बहुत लेंथी मेथड था सर। इसका कोई शॉर्ट मेथड है जिससे हम सॉल्व कर सकें? नहीं, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही करना पड़ेगा इसको, कि जैसे इसके रूट्स अगर जैसे होता क्या है कि अगर मान लो कि हमारे पास अगर जैसे कोई इक्वेशन है ए एक्स क्यूब है, अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है,
ठीक है, और इसके रूट अगर अल्फा बीटा गामा है, इसके जीरोस अगर अल्फा बीटा गामा है, तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके की रूट्स या जिसके जीरोस 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा हो, वो पॉलिनोमियल अगर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ये 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और फिर प्लस आएगा 1/अल्फा बीटा 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा, इस तरीके से इक्वेशन बनानी पड़ेगी या पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उस पॉलिनोमियल बना करके फिर हम वहां से कह सकते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा क्या इक्वेशन आएगी, तो उस तरीके से किया जा सकता है, तो उस तरीके से तुम्हें वैल्यू मिलेगी, वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। सर मैंने भी थोड़ा बहुत ऐसे ही करा था, मैंने बस उसमें वैल्यू डिवाइड कर दिया था, जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो सर उसको 1/अल्फा बीटा इंटू गामा से डिवाइड कर दिया था, तो सर मेरी इक्वेशन बन गई, फिर ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इक्वल टू जो भी डिवाइड करके आ रहा था, तो फिर सर मैं 1/अल्फा को उधर ले गई दूसरे साइड पे, तो सर मैंने क्यूब करा, फिर सर उसकी वैल्यू पुट करी, तो सर वो बहुत लेंथी हो रहा था, तो सर यही एक तरीका है। इस तरीके से इक्वेशन बना, इस तरीके से पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, फिर कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके का कुछ किया जा सकता है, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ये बाद में डिस्कस करेंगे, चलो अभी मत पूछो, अभी टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा, ठीक है, और किसी को कोई डाउट है बच्चों? ओके सर, थैंक यू। नो सर। चलो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर, बाय। ओके सर, गुड बाय बच्चों, बाय। गुड इवनिंग सर।